दोस्तों जब भी हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें चाहिए होता है ट्रायल बैलेंस। इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, जब भी हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो सबसे पहले अपने ट्रायल बैलेंस को फाइनल करना चाहिए और उसको चेक करना चाहिए कि इसमें कोई गलती तो नहीं है, क्योंकि अगर आपका ट्रायल बैलेंस गलत होगा तो आपकी बैलेंस शीट भी गलत बन जाएगी। तो इसलिए आज की वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि ट्रायल बैलेंस को फाइनल करने के लिए हमें क्या क्या चेक करना चाहिए। तो दोस्तों हमारी बैलेंस शीट की तीसरी वीडियो है। अगर आपने अभी तक पहली दो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज पहले जाकर दो वीडियो देख लीजिए, तभी आप बैलेंस शीट कैसे बनती है अच्छे से जान पाओगे। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारे ट्रायल बैलेंस में सबसे बड़ी और मेन गलती क्या होती है कि हम जब भी टैली से ट्रायल बैलेंस निकालते हैं तो उसमें सबसे नीचे एक लाइन आती है डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस। दोस्तों ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस इसलिए आता है क्योंकि जब आपकी लास्ट की बैलेंस शीट बनी थी तो उसके साथ आपकी जो करंट फाइनेंशियल ईयर की ओपनिंग बैलेंस मैच नहीं है, इसलिए वो वहां पे डिफरेंस आ जाता है आपके ट्रायल बैलेंस के अंदर। इसलिए आपको उस बैलेंस को निकालने के लिए सबसे पहले आपकी बैलेंस शीट फाइनल हुई थी उसके साथ आपकी ओपनिंग बैलेंस मैच होनी चाहिए। अगर आपकी ओपनिंग बैलेंस मैच होगी तो आपका डिफरेंस निकल जाएगा। इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड मैच करनी है। दोस्तों जब आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा, दोनों साइड बराबर हो जाएंगी, आपके ओपनिंग बैलेंस मैच हो जाएंगे आपकी लास्ट ईयर की ऑडिटेड बैलेंस शीट से, तो उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले हम लेते हैं शेयर कैपिटल को। तो सबसे पहले आपको अपनी कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न रेडी करना है 31 मार्च, क्योंकि जब भी हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो वहां पे हमें जरूरत पड़ती है आपके शेयर होल्डिंग पैटर्न की। वहां पे हमें दिखाना होता है कि 5% से ऊपर जिनके पास शेयर होल्डिंग है कंपनीज की वो कौन कौन से है। वहां पे हमें वो सारी डिटेल्स बैलेंस शीट के अंदर देनी होती है और उसके साथ हमें सारे शेयर रिकंसाइन करने होते हैं कि ओपनिंग बैलेंस क्या था, आपने कितने शेयर इशू किए, कितने रिडीम्ड किए और क्लोजिंग बैलेंस क्या है। अगर आपकी कंपनी में एक से ज्यादा प्रकार के शेयर हैं, जैसे इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, तो आपके पास दोनों की अलग अलग रिकंसिलिएशन होनी चाहिए। दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं शेयर कैपिटल के बाद बैंकिंग की। दोस्तों बैंकिंग में सबसे पहले हमारा मेन क्या काम होना चाहिए कि हमारे सारे अकाउंट रिकंसाइल होने चाहिए, सभी अकाउंट्स की रिको होनी चाहिए विद बैलेंस कंफर्मेशन के साथ। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारा आता है कि जो भी हमारी ईएमआई ड्यू होनी है टर्म लोन्स की अगले 12 महीने में, उसकी हमारे पास डिटेल होनी चाहिए, क्योंकि टर्म लोन को हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में डालते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज में डालते हैं, और जो हमारी 12 महीने के अंदर ड्यू होने वाले हैं उसको हमें क्या करना होता है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में से घटा के उसको करंट लायबिलिटीज में हमें दिखाना होता है। क्योंकि एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से हमें जो भी हमारी लायबिलिटीज एक साल के अंदर ड्यू हो रही है उसको हमें करंट लायबिलिटीज के अंदर शो करना होता है। इसलिए आपकी जो ईएमआई 12 महीने के अंदर ड्यू होने वाली है उसकी डिटेल आपको वहां पे रखनी चाहिए। उसके बाद अगर आपके एफडीआर हैं या आपको कहीं से कुछ अदर इनकम आ रही है, जैसे अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी सिक्योरिटी है कुछ, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट आ रहा है, तो आपको प्रॉपर चेक होना चाहिए कि आपका टोटल इंटरेस्ट 31 मार्च में बुक हो जाना चाहिए। इसके बाद जो भी आपके नोट्स अकाउंट है पूरे रिकंसाइल होने चाहिए, उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आपके रीपेमेंट शेड्यूल से मैच होना चाहिए। दोस्तों बैंकिंग के बाद हम बात करते हैं क्रेडिटर्स की। क्रेडिटर्स के हमारे सारे लेजर रिकंसाइल होने चाहिए। उसके बाद हमारे जो भी क्रेडिटर्स है उसको हमें दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए। जो भी उसमें से एमएसएमई में रजिस्टर्ड है उसको अलग कर देना चाहिए और जो अदर्स हमारे क्रेडिटर्स है उसको हमें अलग कर देना चाहिए। दूसरे इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये कंपलसरी है हमें करना, क्योंकि जो हमारे एमएसएमई में रजिस्टर्ड क्रेडिटर्स हैं अगर हम उनकी पेमेंट 45 दिन के अंदर नहीं कर रहे हैं तो हमें उसके ऊपर 18% इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा। अगर आपने पेड नहीं किया तो आपको वहां पर उसकी प्रोविजंस करनी पड़ेंगी। इसलिए यहाँ पे क्लासिफिकेशन क्रेडिटर्स की भी आपके लिए बहुत कंपलसरी है। उसके बाद आपके पास क्रेडिटर्स की ईजिंग होनी चाहिए। दोस्तों अब क्रेडिटर्स के बाद हम बात करते हैं डेटर्स की। डेटर्स में भी हमारे सारे डेटर्स की लेजर्स रिकंसाइल होने चाहिए। उसके बाद हमारे जो डेटर्स है उसकी भी हमें क्लासिफिकेशन करनी चाहिए कि कितने गुड है और कितने डाउटफुल हैं। उसके बाद हमें डेटर्स की भी एजिंग हमें यहाँ पे चाहिए होती है, तो इसलिए यहाँ पे डेटर्स की एजिंग भी करनी हमें बहुत जरूरी है। दोस्तों डेटर के बाद अगर हम बात करें जीएसटी की, दोस्तों जितनी भी हमारी सेल परचेज हुई है हमारी सारी जीएसटी रिटर्नों के साथ मैच होनी चाहिए, रिकंसाइल होनी चाहिए।
हमने हमने पेमेंट की है, पेबल्स बना है, वो सारा हमारा जीएसटी इलेक्ट्रॉनिक लेजर से रिकंसाइल होना चाहिए। और जो भी हमने इनपुट लिया है वो हमारा बुक्स, टू वे और रिटर्नों के साथ आपस में रिकंसाइल होना चाहिए। दोस्तों, अगर जीएसटी के बाद हम बात करें टीडीएस की, ऐसे ही हम जितना भी अभी तक टीडीएस डिडक्ट किया है और जितना पेड किया है वो सारा हमारा टीडीएस रिटर्नों के साथ रिकंसाइल होना चाहिए। उसके बाद हमें एक बार जितने भी हेड्स हमारे हैं, जैसे प्रोफेशनल कंसल्टेंसी है, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो सारे लेजर एक बार हमें रीचेक कर लेने चाहिए, कहीं पे हमारे से टीडीएस डिडक्ट करना छूट तो नहीं गया है। ये था हमारा टीडीएस पेबल्स। टीडीएस पेबल हमारा सारा अपनी रिटर्नों के साथ मैच होना चाहिए। अगर मैं बात करूं टीडीएस रिसीवेबल्स की, तो टीडीएस रिसीवेबल हमारा 26S के साथ रिकंसाइल होना चाहिए। जितना हमारा 26S में आ रहा है उसको हमारा सारा बुक्स के साथ मैच होना चाहिए। अगर कोई डिफरेंस है तो उसको आपको रेक्टिफाई वहां पे करना होगा। दोस्तों, टीडीएस के बाद हम बात करते हैं इन्वेंटरीज की। जो भी आपके पास स्टॉक पड़ा है, आपके पास आपके इन्वेंटरी की प्रॉपर वैल्यूएशन होनी चाहिए। आप किस मेथड से कर रहे हो सारा आपको क्लासिक क्लियर होना चाहिए कि आप किस मेथड से आप कर रहे हो, फीफो से कर रहे हो, लिफो से कर रहे हो। और उसके बाद आपके पास जो भी इन्वेंटरी आप बुक्स में दिखा रहे हो उसकी आपके पास फिजिकल आपके गोदाम में होना चाहिए। यानी आपके स्टॉक की आपके पास फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट होनी चाहिए। दोस्तों, इन्वेंटरी के बाद अब बात करते हैं पर्सनल एक्सपेंसेस की। जितने भी हमारे एम्प्लॉइज के से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, जैसे सैलरीज, वेजेस है, वो सारे हमारी सैलरी शीटों से रिकंसाइल होनी चाहिए। पीएफ ईएसआई है, वो सारा हमारा चालान के साथ और सैलरी शीट के साथ रिकंसाइल होना चाहिए। वैसे ही हमें ये चेक करना चाहिए कि जो हमने सैलरी और वेजेस हम पेड कर रहे हैं 12 महीने की हमने बुक की है, कोई खर्चा किसी महीने का छूट तो नहीं गया, ये सारा हमें प्रॉपर चेक करना चाहिए। और अगर हमने अभी तक कोई प्रोविजन नहीं बनाई तो हमें वहां पे प्रोविजन बना के डाल देना चाहिए, जैसे बोनस, ग्रेजुटी, एंड लीव, ये सब प्रोविजन हमें वहां पे डाल देने चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस की। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो लास्ट ईयर से हम कैरी फॉरवर्ड करके लेके आए थे वो सारे करंट ईयर में बुक हो जाने चाहिए। उसके बाद जो आपने करंट ईयर में बुक किए वो प्रॉपर आपको उसका एक बार रीचेक कर लेना चाहिए कि क्या आपने उसको सही से उसकी प्रेजेंट की है या नहीं। उसके बाद हमारा लास्ट में आता है मंथली फिक्स एक्सपेंसेस। जो भी आपके मंथली फिक्स एक्सपेंसेस है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, रेंट, ऑडिट फीस, कुछ भी अदर एक्सपेंसेस जो आप हर मंथली देते हो, आपका 12 महीने का बुक हो गया है या नहीं। तो दोस्तों, ये थी मेन प्रोविजन जो मेन हमें चेक करनी है बैलेंस शीट बनाने से पहले, ताकि हमारी बैलेंस शीट सही बने। ओके दोस्तों, थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।